ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और ये पार्ट आप लोगों को प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। बेनकाब हुई तुष्टीकरण की राजनीति। ये आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो राजनीति भी खूब हो रही है। आप लोग बताइए, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? तो ममता बनर्जी सरकार की ओर से 2010 के बाद मुस्लिम जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र देने का निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। हालांकि उसने अपने निर्णय में यह कहा कि जिन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरियां मिल गईं, उन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके निर्णय से करीब 5 लाख प्रभावित होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता सरकार के निर्णय को मनमाना बताते हुए खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से नाराज ममता बनर्जी राजनीतिक कारणों से यह कह रही हैं कि वह इस फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन यदि उन्हें हाईकोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। चूंकि यह निर्णय ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक है, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर राजनीतिक हमला बोला और दिया। और आप देखिए, मुस्लिम समाज की जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र देने की ममता सरकार के फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐसे समय निरस्त किया है और जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं। और आप देखेंगे, चुनाव हो रहे हैं और स्पष्ट है कि यह निर्णय ममता सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी है। और इसके पहले उन्हें ऐसा ही झटका कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कि उस फैसले से भी लगा, जिसमें आप देखिए उसने 25,000 शिक्षकों, स्कूली कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया था ना। हालांकि बाद में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को थोड़ी राहत दे दी, लेकिन उच्च न्यायालय की उस फैसले ने उनके समक्ष एक राजनीतिक संकट को खड़ा कर दिया। ममता सरकार को उच्च न्यायालय से कि कुछ और फैसलों से झटका लग चुका है। इसमें एक संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीनों पर कब्जा और महिलाओं के प्रति अत्याचार से भी जुड़ा है। इस मामले में ममता सरकार को उच्च न्यायालय की फटकार सुननी पड़ी थी और सर्वोच्च न्यायालय की भी। ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी तभी से लग रहे हैं जब से वह सत्ता में आई। बंगाल की राजनीति में आप देखेंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भाजपा इस तुष्टीकरण को ही मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेरती रही है। बंगाल में पहले मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण कांग्रेस की ओर से किया जाता था, फिर वाम दलों की ओर से किया जाने लगा। वाम दलों को परास्त करके सत्ता में आई ममता बनर्जी ने भी यही काम करने लगी। 1947 में जब मजहब के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, तब पंजाब में तो दोनों छोर पर आबादी का एक दूसरे हिस्से में पलायन हुआ, लेकिन बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू ही बड़ी संख्या में पलायन कर भारत आए। बंगाल में रहने वाले कुछ ही मुस्लिम नए देश में बसने गए और बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। देख लीजिए, ये आप देखेंगे, ये पश्चिम बंगाल है, ये आप बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है और दोनों ओर आवाजाही कहीं अधिक आसान भी है। इसके चलते बांग्लादेश से बड़ी संख्या में हिंदुओं के साथ मुस्लिम भी बंगाल में आकर बसते रहे हैं। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मुस्लिम बंगाल में भी आकर बसे और असम एवं त्रिपुरा में भी। आज इन तीनों राज्यों में बांग्लादेश से अवैध रूप से आए मुसलमानों की संख्या कितनी है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। बांग्लादेश से आए मुसलमानों में ने मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड आदि बनवा लिए हैं। वे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों के लिए बड़ा वोट बैंक भी बन गए हैं। बांग्लादेश से आई मुस्लिम आबादी ने बंगाल के साथ साथ असम में सामाजिक ताने बाने को बदल दिया और कई निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। इसलिए उनकी पहचान करने की मांग रह रहकर होती रही है। मोदी सरकार ने इस सिलसिले में नागरिकता कानून में संशोधन किया ताकि बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता दी जा सके। और चूंकि बांग्लादेश से आए मुस्लिम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के लिए वोट बैंक बन गए, इसलिए इन दलों ने यह भ्रांति फैलाई कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनना है, जबकि यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का है। इसके बावजूद भाजपा विरोधी दल यह वादा करने में लगे हुए हैं कि यदि वे सत्ता में आए तो इस कानून को खत्म कर देंगे। चूंकि बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश के से सटे कुछ जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से भी अधिक है, इसलिए स्वयं को सेकुलर बताने वाले दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इसी राजनीति के तहत ममता सरकार ने मुस्लिम समाज को ओबीसी आरक्षण का अधिक लाभ देने के लिए मनमाने तरीके से अनेक मुस्लिम जातियों को ओबीसी प्रमाण पत्र प्रदान किए। और साफ है कि इससे हिंदू समाज को की ओबीसी जातियों के हितों को चोट पहुंची। और वोट बैंक की इसी राजनीति के चलते एक समय आंध्र प्रदेश में भी
मुस्लिम समाज को आरक्षण प्रदान किया गया था। यही काम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किया और उसने समस्त मुस्लिम समाज को पिछड़ा मानकर उसे ओबीसी आरक्षण दे दिया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति भी जताई और प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस उसके नेतृत्व वाला विपक्षी मोर्चा आईएनडीआई मजहब के आधार पर आरक्षण देने का इरादा रखता है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान सरकार यह पता लगाने का जा रही है कि कहीं पिछली कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अनुचित तरीके से मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण नहीं प्रदान किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले से ने भाजपा के इस आरोप को बल प्रदान किया है कि आईएनडीआई के घटक दल संविधान के विरुद्ध जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि भाजपा ने मजहब आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस उसके सहयोगी दलों को जो घेराबंदी की उसका उसे कितना लाभ मिलेगा। लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि कथित सेकुलर दल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की यह राजनीति भारतीयता के साथ साथ राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने और सीमा पार से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने वाली भी है। अब ये लिखा गया है, आप देखते हैं कि संजय गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। किसके? संजय गुप्त के द्वारा। अगर हम देखिए ओबीसी आयोग की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के आयोगों से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। 102वें संविधान सुना है ना, 2018 में हुआ था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था ओबीसी आयोग को, ये बात याद रखिएगा। और इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों, कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। रखोगे कि नहीं रख पाओगे? और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया। यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है। अनुच्छेद 338 बी क्या कहता है? ये सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीवीसी को अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है और इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी। आप क्या सोचते हैं इस आर्टिकल को सुनने के बाद? बताइए आप जरूर। सम्मान मिलेगा खटाखट खटाखट, ऐसे को सम्मानित करने का कोई उचित नहीं जो सम्मान तक ठीक से हजम नहीं कर सकता। चलिए हर्ष व्यंग कसा जा रहा है, पढ़ सकते हो। रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को दिया जाने वाला लाभांश देख लीजिए, राशि करोड़ में है। और देखिए रिजर्व बैंक की बात करें तो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये 2014-15 में आप देखिए 65,896 था और जो आप देखते हैं कि 2022-23 में 87,416 हो गया था। ये राशि करोड़ में है और 2023-24 में 2,10,874 हो गया। यहाँ भी एक बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, शब्द संकोच। मनुष्य की कामनाएं अंतहीन है और समय कम। वह दिन रात परिश्रम कर अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, समय उसके लिए सर्वाधिक मूल्यवान हो गया है। इस स्थिति ने उसकी कथन और श्रवण शक्ति को प्रभावित किया है। शब्द उसके लिए बोझ बन गए हैं। अत्यधिक व्यस्त मनुष्य कथन से अधिक संकेतों में विश्वास रखने लगा है। सुनने में भी वह तभी रुचि लेता है जब सौहित में आवश्यक हो अथवा करने को कुछ ना हो। शब्दों का संकोच अभिजात्य का प्रतीक हो गया है। शब्द वर्षा की तरह और वर्षा खेत को हरा भरा कर देती है। अधिक वर्षा बाढ़ बनकर खेत को ही बहा ले जाती है। शब्दों का प्रयोग भी ऐसा ही है। विवेक सम्मत शब्द हृदय को स्पंदित करते हैं और शब्दों का प्रवाह कब अनर्गल को दुखदायी बन जाए, यह एक कठिन आकलन होता है। आज का समय वाक पटुता का नहीं, वाक सिद्धि का है। शब्दों को सिद्ध करने में ही सुख है और लगभग हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक पूरे वाक्य का विकल्प होता है। ऐसे शब्दों का चयन कर उन्हें अपने कथन का अंग बनाया जाना श्रेयस्कर होगा। लेखन में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग अनावश्यक विस्तार के दोष से बचाने वाला है और अपने मनोभावों के संप्रेषण में शब्दों पर अतिरिक्त निर्भरता से बचना चाहिए। अधिक शब्द नहीं, उपयुक्त शब्द प्रभाव डालते हैं। गागर में सागर भरना साहित्य की एक विलक्षण विधा थी। 2 पंक्तियों के दोहे में विस्तृत दर्शन सिमट जाता है और आज शब्दों का अराजक मेला ठेला है जो जीवन को असहज कर रहा है और इसका निदान सक्षम शब्द ही है। श्रेष्ठ शब्द के चयन में प्रमुख भूमिका मनुष्य के चिंतन के रूप में
इस तरह की होती है। और जैसे अमृत की एक बूंद अमरत्व प्रदान करने वाली है, वैसे ही श्रेष्ठ और सक्षम शब्द आनंद से भरपूर करने वाले हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। पढ़ लिया करिएगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा। अब आप देखिए, बदलता कश्मीर। आप सभी जानते हैं कि 370 और 35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था ना जम्मू कश्मीर को। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 370 पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, ये भी याद रखिए। ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर यह जिज्ञासा देश में ही नहीं, दुनिया के भी कुछ हिस्सों में थी कि इस केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के प्रति लोगों का रुझान कैसा रहेगा। और यह जिज्ञासा कश्मीर घाटी के निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर अधिक थी, क्योंकि इसके पहले एक तो सघन सुरक्षा के साए में चुनाव कराने पड़ते थे, दूसरे तमाम तैयारियों के बाद मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कहीं कम रहता था। यह उत्साहजनक है कि इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आई है और घाटी की तीनों लोकसभा सीटों श्रीनगर, बारामूला के बाद अनंतनाग, राजौरी में भी अच्छा खासा मतदान हुआ है। इन तीनों सीटों पर बढ़े हुए मतदान प्रतिशत ने चुनाव में लोगों की कम भागीदारी की आशंका को दूर किया है और इस पर भी मुहर लगाई है कि यहाँ के लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यह भरोसा कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करने का काम करेगा। कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती मिलने का मतलब है यहाँ के लोगों की राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के प्रति ललक बढ़ना। यह उल्लेखनीय है कि श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, राजौरी में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और कुछ जगह तो राष्ट्रीय औसत के बराबर मतदान देखने को मिला। और इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी घाटी में अतिरिक्त उत्साह नजर आया और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कश्मीर में अलगाववादी संगठनों से जुड़े नेताओं और उनके प्रभाव में रहने वाले लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। और इसकी सीधा अर्थ है कि कश्मीर के लोगों में यह संदेश पहुंच चुका है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी ही उनकी अपेक्षाओं और आशाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। यह एक शुभ संदेश है और इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाने चाहिए। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और ऐसा किया जाना समय की मांग भी है। निस्संदेह केवल इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस वर्ष सितंबर के पहले इस राज्य में विधानसभा चुनाव करा लिए जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव जितनी जल्दी संभव हो जाए इसलिए भी कराए जाने चाहिए ताकि लोकतांत्रिक तौर तरीकों के प्रति लोगों का भरोसा और अधिक बढ़े और उन्हें चुनी हुई सरकार भी हासिल हो सके। निश्चित रूप से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से अलगाववाद एवं आतंकवाद से पीड़ित रही कश्मीर घाटी का माहौल बदला है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ की स्थितियाँ पूरी तरह आप देखिए सुधर गई हैं। घाटी में अभी काफ़ी कुछ बदलाव शेष है। यह शेष बदलाव तब अच्छे से पूरा होता हुआ दिखेगा जब कश्मीरी हिंदू अपने घरों को लौट सकेंगे। चिंताजनक, इंटरनेट पर गेम खेलते हुए विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने के प्रकरण ने एक बार आप देखिए फिर स्मार्टफोन के बच्चों द्वारा दुरुपयोग और इसे लेकर अभिभावक की गंभीरता पर फिर से खड़े कर दिए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विद्यालय को ईमेल बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जांच में जो तथ्य बरकर आए कि वह परेशान करने वाला है। यह ईमेल महाराष्ट्र के 4 बच्चों ने ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान मिले टास्क को पूरा करने के इरादे से किया था। और कई बार बच्चों को इस तरह का टास्क दे दिया जाता है कि वो आप देखिए किसी की हत्या कर देते हैं या खुद अपना आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चों उनके अभिभावकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसे लेकर सभी को चिंतित होना चाहिए। अब यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहिए। कोविड काल के बाद यह एक तरह से अनिवार्य बन चुका है। आज आप देखिए 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन आप देखिए उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी। स्मार्टफोन के अन्य भी कई लाभ हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, किंतु बाल मन की चंचलता पर अभिभावकों के अंकुश की आवश्यकता को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों एवं किशोरों द्वारा स्मार्टफोन के प्रयोग की पूरी निगरानी रखें। ऐसे कई गैजेट हैं जो फोन पर बच्चों की गतिविधियों की निगरानी में सहायक हैं। अभिभावक अपने बच्चों को फोन तो दें, लेकिन उन पर निगरानी रखने वाले पेरेंटल एप्स की या तो जानकारी ही नहीं रखते हैं या इससे एक अनावश्यक कार्य मानकर दूसरी व्यस्तता में खो जाते हैं। अक्सर परिणाम वही होता है जो इस मामले में सामने आया है। नियामक एजेंसियों को भी इससे ऑनलाइन गेम्स की पहचान कर सही समय पर प्रतिबंध लगाने की चिंता करनी चाहिए। जो दूसरों
की परेशानी का कारण बन सकते हैं। पबजी से गेम से लेकर ऑनलाइन गेम डिकोड तक ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस आवश्यकता को मुखरता से रेखांकित करते हैं। ये आप देखिए, टर्ब्यूलेंस की चपेट में विमान। विमान यात्रियों के लिए वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण टर्ब्यूलेंस यानी हवा में हिचकोले खाने की घटनाएं घातक हो सकती हैं। पिछले दिनों लंदन से सिंगापुर जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में तीव्र टर्ब्यूलेंस की घटना के कारण एक व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कई अन्य बुरी तरह घायल भी हो गए। टर्ब्यूलेंस की घटना हवा के अनियमित प्रवाह के कारण होती है और आप देखिए जिससे यात्रियों और चालक दल को अचानक तगड़े झटके लगते हैं। एयर टर्बुलेंस की घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ वायु मार्गों पर इसके घटित होने की आशंका ज्यादा रहती है। टर्ब्यूलेंस वाले अधिकांश मार्ग पहाड़ों के करीब से गुजरते हैं। जलवायु परिवर्तन से एयर टर्बुलेंस की घटनाएं बढ़ने और इनके और अधिक तीव्र होने की आशंका है। शोध से संकेत मिलता है कि पिछले कुछ दशकों में टर्बुलेंस के मामले बढ़ गए हैं। यदि कोई विमान दूसरे विमान के पीछे उड़ान भर रहा है या उतर रहा है तो पहले विमान के इंजन और पंख के सिरों द्वारा उत्पन्न हवा पीछे वाले विमान के लिए टर्बुलेंस का कारण बन सकती है। हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र से गुजरने वाली तेज हवाओं के कारण एयर टर्बुलेंस की घटना हो सकती है। अधिक ऊंचाई पर विमान यदि किसी अन्य विमान के करीब उड़ रहा है हो या फिर तूफान की चपेट में आया हो तो भी टर्बुलेंस की घटना घट सकती है। एयर टर्बुलेंस की घटना अधिक ऊंचाई पर भी होती है। इसे क्लियर एंड टर्बुलेंस एयर टर्बुलेंस कहते हैं। यह अक्सर गर्म हवा की ठंडी हवा की तरफ बढ़ने के कारण होती है। टर्बुलेंस की घटनाएं अक्सर जेट स्ट्रीम के किनारों पर होती है। जेट स्ट्रीम दरअसल दुनिया भर में ऊंचाई पर चक्कर लगाने वाली तेज हवाओं की पतली पट्टियां हैं और गति बढ़ाने के लिए विमान कई बार जेट स्ट्रीम में यात्राएं करते हैं, लेकिन जेट स्ट्रीम में प्रवेश करते या छोड़ते समय टर्बुलेंस की घटना हो सकती है। पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययन में 1979 से सन 2020 के बीच क्लियर एयर टर्बुलेंस में बड़ी वृद्धि का प्रमाण मिला है और कुछ स्थानों पर गंभीर टर्बुलेंस में 55% तक की वृद्धि हुई है। कुछ जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के तहत 2050 तक क्लियर एयर टर्बुलेंस में 4 गुना वृद्धि हो सकती है। टर्बुलेंस का पता लगाने की तकनीक अभी भी अनुसंधान और विकास के चरण में है और इसीलिए पायलट अपने उड़ान पथ से ठीक पहले उच्च स्तर की नमी वाले मौसम से बचने की कोशिश करते हैं। संभव है कि एयरलाइंस विमानों और यात्रियों पर टर्बुलेंस के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करेगी, लेकिन हवाई यात्रियों के लिए यह संदेश है कि वे सीट बेल्ट बांधने के निर्देश की अनदेखी ना करें। अच्छा है, ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना होगा कर देख लिया करिएगा। नरेटिव गढ़ने का खोखला प्रयास। भारत और भारतीय संस्कृति की व्याख्या करते हुए अब अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और नए नए संदर्भों के साथ इस विषय पर लिखी जाने वाली पुस्तकें आज भी पठनीय हैं और जिस कारण व्यापक शोध के उपरांत अनेक लेखक इस विषय पर लिखते हैं। परंतु चुनाव के समय यदि कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो जिसमें भारतीय संस्कृति से संबंधित तमाम तत्वों के साथ छेड़छाड़ की गई हो तो ऐसा किसी पक्ष में नैरेटिव गढ़ने के लिए किया जाना ही कहा जाएगा। चलिए, ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। ईवीएम पर बिलाप चल रहा है, तंज कसा जा रहा है। ये किताबें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ जाकर ये पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज आप सभी जानते हैं संडे है, तो संडे में इस तरह की किताबों के देखने को मिल जाते हैं। मेरे हृदय की सुनहरे सपने सुनो, यह एक ऐसा संकलन है जिसका उद्देश्य देश की परंतता की बेड़ियों से निकलने में योगदान देने वाली जुनूनी महिलाओं को नमन कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करना है जिन्हें लहरों के विरुद्ध जाकर दरिया को पार किया है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए तो जरूर आप लोग जवाब दिया करिएगा, बताया करिएगा। चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे जरूर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।